प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 में हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आती है और एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद 3 डिकेड कह लिया जाए उस के अंतराल के बाद ये हमारे पास नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जो अपने आप में जिसको माना जा रहा है कि डायनेमिक है इस नेचर में और फ्यूचर ओरिएंटेड है। देश को एक सबल नेतृत्व देने के लिए सबल शिक्षा प्रणाली का होना जरूरी है, जिसमें देश के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, जिसे हम प्राय बात करते हैं विद्यार्थियों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए, तो देश के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एक पॉलिसी मानी जानी चाहिए। और इसी दृष्टिकोण से ये देश को एम्पावर करती है, देश के लोगों को एम्पावर करती है, जिसमें डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा है। उसके बहुत सारे फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। भारत ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं आर्थिक पैरामीटर्स पर देखा जाए तो, जिस प्रकार से आधार को लिंक किया गया और आधार की लिंकिंग ने किस प्रकार जो करप्शन है उस पर कंट्रोल करने का काम किया है। मसलन हमारे ही गांव में लगभग 500-600 लोग ऐसे थे जो कि आज पीडीएस सिस्टम का फ़ायदा उठाते थे, जबकि वो एम्प्लॉयड भी थे, सब कुछ थे। तो ऐसे सारे लोग हटा दिए गए, तो निश्चित रूप से क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई है पीडीएस सिस्टम में। वो खाद्यान्न की गुणवत्ता बढ़ गई है और ज़रूरतमंद को लगातार भोजन मिल रहा है। पूरे कोरोना काल में भी देखा गया। इस तरह जनधन अकाउंट का जो मामला है, ये जनधन अकाउंट खोला गया, गरीबों का अकाउंट खोला गया जीरो बैलेंस पर, और उस अकाउंट में कोरोना पीरियड में जो पैसे ट्रांसफ़र किए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसी तरह मनरेगा की जो स्कीम है उसमें भी इस अकाउंट के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुए, तो वहाँ भी करप्शन पर थोड़ा कंट्रोल हुआ। सोशल ऑडिटिंग में भी पता चला था कि बहुत सारा करप्शन है। तो कहने का मतलब जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है और डिजिटलाइजेशन किया गया, तो उसका फ़ायदा इस संदर्भ में हुआ कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी को पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जिसको कहते हैं, अंत्योदय का विकास जिसकी और सर्वोदय का विकास की जो परिकल्पना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखी थी, वो कहीं ना कहीं साकार होती हुई नज़र आती है। तो अभी हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो मुख्य जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज़ टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग, ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसका केवल स्व से सरोकार नहीं हो, पर की बात एम्पैथी की बात करने वाला ह्यूमन बीइंग हो। जैसे कि हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लिए हो, जो कि हमारी प्राचीन भारत की परंपरा का हिस्सा होता था, जो जिसके लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी की भावना हो। ऐसा जो आनुभद्रा कर्तव्यन्तु विशुतः की विचारधारा से परिपोषित हो, जिसके विचार पल्लवित हों। तो द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज़ टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन। रैशनल थॉट, ऐसा नहीं कि सड़कों पे जाम लगा रहे हैं, सड़क पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो इस तरह के ह्यूमन बीइंग नहीं। हाँ, दूसरे के बारे में ना सोचना, दूसरे की संस्कृति, दूसरे के धर्म, दूसरे की व्यवस्थाओं के बारे में नहीं सोचना, उसके बारे में नीचा बोलना, नीचा देखना, नीचा, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज के टीवी में, एक मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं, देखने को आ रही हैं, आसपास पड़ोस में हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो एक अच्छा सिटीजन नहीं है, ये अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लक्षण ये नहीं है कि आपने क्या लोग शिक्षा व्यवस्था दी जिसमें इस तरह की बातें, इस तरह की कर्म लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म को, उससे कोई मतलब नहीं इस बात का। तो द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इज़ टू डेवलप गुड ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन, पोसेसिंग कंपैशन एंड एम्पैथी, करेज एंड रिसिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साइंटिफिक टेम्पर। अगर हम रिनासा की बात करें, जो यूरोप में हुआ रिनासा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण, जिसमें वाई एंड हाउ, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनिंग जो टर्म्स हैं, हाउ एंड वाई, तो इसने लोगों के वे ऑफ थिंकिंग में जो
बदलाव आ रहा था, उससे एक्सप्लोर करने की जो क्षमता बढ़ रही थी, साइंटिफिक टेम्परामेंट इसी को कहते हैं, जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं, जैसे जैसे बड़े होते आते हैं वो हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो धीरे धीरे मरती जाती है। So courage and resilience, scientific temper and creative imagination with a sound ethical uh, moorings and values। ठीक है, तो एक जो मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि इथिकल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं, जिसको आज के डेट में कहीं ना कहीं आउटडेटेड बताया जाता है, तो वैसी वैल्यू नहीं। जो वो इथिकल वैल्यूज़ ऐसे थे जिसमें समावेशीपना थी, सबको समाहित करके सबको लेकर चल, इंक्लूसिवनेस थी जिसको कहते हैं। आज के समय में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जाती है, तो इंक्लूसिवनेस थी पहले के समय में। इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग engaged, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged by our constitution। तो प्लूरल्स जो यहाँ एक टर्म यूज किया गया, प्लूरल सोसाइटी, मतलब जिसको डाइवर्सिटी को प्रमोट जो करती है सोसाइटी, या डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की जो क्षमता रखती है। और यही डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की क्षमता हमारे प्राचीन काल से देखने को मिली। इसलिए तो हमारे यहाँ जो बाहर से जो बहुत सारे जो विचारधाराएं आई, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जहाँ से ज्यूज लोगों को पूरे विश्व में भगाया जाता था, भारत में उनको शरण दी गई थी। पोलैंड के लोगों को भगाया जा रहा रसिया से, तो वो भारत में आकर रहे थे। और जो गुजरात के एक राजा थे, नवसारी, अगर मैं नाम सही हूँ तो नवसारी के राजा थे, तो उनकी मूर्ति जहाँ भी प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर, तो वहाँ पर माल्यार्पण भी किया था, और वहाँ पर उनकी बड़ी इज्जत है। और पोलैंड के लोग उस दृष्टिकोण से भारत के लोगों की इज्जत करते हैं, क्योंकि प्राचीन मतलब पुराने समय में उन लोगों की हेल्प, जब विश्व कहीं नहीं सेटलमेंट दे रहा था, तो वैसे लोगों, तो ये हमारा जो समाज था, हमारे समाज का जो सोचने का तरीका था कि सबको सबका सम्मान करा, अतिथि देवो भव। तो उस विचारधारा, तो वो एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था से ही वो चीज़ें आ सकती हैं। वैसे कहा जाता है कि एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। तो ये पॉवर्टी जो अभी हाल के समय में जो बढ़ी है ना, तो वो और भी ज़्यादा हाल के समय में अभी, मतलब अभी तो नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी तो मतलब हाल के समय से मेरे कहने का मतलब यहाँ परिप्रेक्ष्य ये था कि जो हमारे यहाँ गरीबी बढ़ी है ब्रिटिश काल में या उससे पहले के समय में, और प्राचीन भारत से तुलना करें, तो मध्यकाल के दौरान ये सब बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस पैदा हुए। और अंग्रेज़ों के आने के बाद एक और भी प्लान्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, तो ये ज़्यादा इधर बढ़ी है। मेडिवल और मॉडर्न एज में 1947 से पहले ये ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब थी। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है। और 1947 के बाद अगर देखा जाए तो जो पर कैपिटा इनकम थी $2700 के डॉलर के आसपास थी, और वो $300 के आसपास हो गई थी 1991 में, और फिर अभी $2700 है। तो कहने का मतलब कि वो 1947 के बाद जो है वो हमारे यहाँ उसमें भी पर कैपिटा इनकम में भी फॉल हुआ। द गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज़ one in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution. However, at the same time, there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education। बहुत ही important point यहाँ बताया गया है कि attaining these qualities must be the goal of every educational institution। तो ये एक गोल होना चाहिए, ठीक है। सारे जो इस तरह की जो क्वालिटीज़ है उसको डेवलप करना हर इंस्टीट्यूशन का एक गोल होना चाहिए। हाउएवर एट द सेम टाइम देयर मस्ट आल्सो बी सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस। जो आसपास के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपस में एक तालमेल की स्थिति बननी चाहिए, एंड अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ एजुकेशन। और जो डिफरेंट टीयर्स हैं एजुकेशन के, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी,
हायर सेकेंडरी कॉलेज लेवल, ये सब में एक एक सीक्वेंस एक आपस में बनना चाहिए कि इंटीग्रेट करके कि कहीं कोई लर्निंग गैप ना हो पाए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कोई बहुत ही कम शब्दों में इसको लिखने का प्रयास किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा रहा वीडियो मेरे लिए समझाना समझना, और थोड़ा सा आपको भी हेल्प हुआ होगा। जैसा भी हो, कोई बात नहीं है, हैप्पी रहिए।